हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61 या 1 समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स डार्विन, 2 है ग्रेगर मेंडल, 3 है जॉर्ज मिस्टल, 4 है रोलांड रॉस। तो आप सभी फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो रोनाल्ड रॉस है वो क्या थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, एक इनके बारे में कुछ और जान लीजिएगा। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्हें 1902 में दिसंबर में पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार इन्हें प्लाज्मोडियम जो परजीवी मलेरिया की परजीवी जो प्लाज्मोडियम है उसके जीवन चक्र की खोज के लिए। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम जीवन चक्र की खोज। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र की खोज, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है मियादी बुखार, 2 है अतिसार, 3 है हैजा, 4 है मलेरिया। तो फटाफट से इसका आंसर आप सभी बताइएगा और आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और देखिएगा आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4, इसमें भी सही होगा बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जितने भी आपके जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, ये सारे जो लक्षण दिए हुए हैं ये सारे आपके मलेरिया के लक्षण हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, मलेरिया। और एक यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा कि मलेरिया में एक कड़वी दवा दी जाती है और जिसका स्वाद बहुत कड़वा होता है और उसके उपचार के लिए ये कुनैन की छाल, मलेरिया के उपचार के लिए हम कुनैन की छाल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अल बिरूनी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है यह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। 2 है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेयो के बाजारों का अध्ययन करने आया था। 3 है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। 4 है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो फटाफट से आप सभी इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अलबरूनी कौन था? अलबरूनी के बारे में हमने आपको बता दिया है, हमने पढ़ाया हुआ है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, हमने ईवीएस का एनसीईआरटी पढ़ाया है। वहाँ पे भी बहुत सारा जो हमने कम से कम आपको 11 या 12 हमने वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आप सभी पढ़िएगा तो 15 नंबर के मार्क्स आप वहाँ से अपना काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। वो कौन था? वो उज्बेकिस्तानी का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में क्या थी, सहायक थी। अब हम कुछ अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी जो था ये इनका जो जन्म था 973 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ का विद्वान थे? फारसी विद्वान थे, ठीक है। ये फारसी विद्वान थे और ये संस्कृत का भी विद्वान था। अलबरूनी कौन था? ये संस्कृत का भी क्या था, विद्वान था। ये आप लिख लीजिएगा इनके बारे में। और ये क्या क्या था, इन्होंने महमूद गजनवी के साथ क्या किया, ये भारत आए थे और 1030 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख अल हिंद। क्या नाम है वो पुस्तक का? तारीख अल हिंद, ठीक है। तो आप इनके बारे में इतना लिखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, ऑप्शन नंबर 1 है हर रंग में देख सकते हैं, 2 है केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, 3 है केवल हरे रंग में देख सकते हैं, 4 है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा इसका क्या होगा।
तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो हर चीज को लगभग क्या करते हैं, काली और सफेद में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो, सॉरी दो नहीं, केवल काली और सफेद में, हाँ ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केवल काला और सफेद में ही देख सकते हैं जो रात में जागने वाले जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर एक है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी है, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, तो यहाँ हम छोटा कर देते हैं, आप सभी देखिएगा। एक है ए तथा बी, दो है ए तथा सी, तीन है बी तथा डी, चार है सी तथा डी। तो आप सभी फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है और प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से जाके पढ़िएगा। हथनियों के बारे में भी हमने इसका एक चैप्टर अलग से पढ़ाया है आपको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां 14-15 वर्ष के बच्चे के क्या करती हैं, 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं इसमें। हाथियों के झुंड में क्या होता है, 14-15 वर्ष का बच्चा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें ये सही होगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, कि झुंड की जो बुजुर्ग हाथिनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। तो ऑप्शन ये सी सही होगा, मतलब ए और सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें हम कहते हैं। एक है परागकोश, दो है पराग, तीन है मूलांकुर, चार है वर्तिकाग्र। तो अब सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम इस पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी पराग दो सही होगा हमारा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर दो क्या होगा, सही होगा। पराग पौधे द्वारा क्या करता है, संश्लेषित शर्करा युक्त क्या है, एक तरह का क्या है, ये तरल पदार्थ होता है। तो इसमें क्या करते हैं ये, तितली या फिर कई कीटों का क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। और इसका जो मधुमक्खियाँ होती हैं इसका प्रयोग क्या करती हैं, शहद बनाने के लिए करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ आपका, गुजरात में है, तो जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलते हैं। एक है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, दो छोले भटूरे तथा लस्सी, तीन इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, चार पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो आप सभी बताइएगा क्या होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ये क्या है, अहमदाबाद मतलब गुजरात का प्रसिद्ध खाना है ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन नंबर एक है उड़ सकते हैं, दो है पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, तीन है पक्षियों की आँख छोटी होती है, चार है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, और क्यों हिलाते हैं इसका रीज़न है क्योंकि इनकी जो पक्षियों की आँख की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा बिल्कुल सही होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन की सहायता से इधर उधर करके चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोग को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक है चावल, चीनी, आंवला, दो है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, तीन है गुड़, नींबू, मटर, चार है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। और आप सभी हमें कमेंट करिएगा आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर फोर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, गुड़ का भी सेवन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। 2 है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। 3 है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। 4 है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो आप सभी फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पूछा है आपको, तो बताइएगा इसमें क्या होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए पर्यावरण में कभी भी हम कुछ भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन को बाहर के अपने जो हमारा जो भी पढ़ना लिखना है उसे क्या करेंगे, बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको बाहर के जीवन से जोड़ना दिया तो आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही आंसर का टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, आप इसका ध्यान दीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब हम जाते हैं क्वेश्चन देखने तो हम हाँ नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। 2 है उसे शिक्षार्थियों से पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। 3 है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है उसे शिक्षार्थियों की मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आप फटाफट से आंसर इसका बताइएगा। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। 2 है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 3 है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। 4 है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आप सभी, कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक हमारी पर्यावरण के अध्ययन में उच्च प्राथमिकता को क्या स्थान देखती है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, कि यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। देखिए यहाँ पे अवसर है, हमने आपको कई बार बता दिया कि जो अवसर आपका है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो जहाँ भी अवसर आए आप वहाँ पे बिल्कुल सही आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं पूछा है, तो आप नहीं का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आप नहीं का ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आप सही करके भी आप क्या करेंगे, गलत कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विषय में रुचि का विकास करना। 2 है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। 3 है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। 4 है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। पूछा क्या आपको कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानी को शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है। अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो आप कविता और कहानी को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो आपका इसमें से क्या ऐसा कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विषय में रुचि का विकास करना, ये आपका उद्देश्य होगा। ठीक है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, बताइए आपका उद्देश्य होगा कि नहीं। तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना ये आपका उद्देश्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, आनंद और मजा कराना ये आपका उद्देश्य हो सकता है।
और काल्पनिकता और सृजनात्मकता भी आपका उद्देश्य होगा। तो आपका उद्देश्य क्या नहीं होगा कि एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। देखिए यहाँ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप नहीं का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। 2 है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। 3 है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। 4 है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो फटाफट से बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि यह शब्दावली और क्या करती है, परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थी को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। 2 है, विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना। 3 है, जानवर और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। 4 है, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। देखिए यहाँ पे नलिनी क्या करिए, कक्षा 3 की क्या है, शिक्षार्थी है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आंसर दे सकते हैं। और जानवर हमारे साथी क्या है, उनका चैप्टर है। प्रकृति से परिचित कराना मतलब कि चैप्टर क्या चल रहा है, जानवर हमारे साथी, और प्रकृति से क्या करनी है, परिचित कराना है। तो प्रकरण में और अधिक रोचक तरीके प्रस्तुत करने में से मतलब इसमें से ऐसा क्या है जो हम और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को। तो चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि जानवर और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यहाँ पे देखिए अगर फिल्म प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत रोचक तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 76 है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। 2 है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। 3 है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। 4 है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर होगा कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यह जानने में क्या करेगा, सहायता करेगा कि बच्चे क्या करें, कैसे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की क्या करता है, व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। 2 है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक के अनिवार्य तत्व बताता है। 3 है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। 4 है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो आप फटाफट से बताइएगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा कि अगर कोई प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण के क्या है, सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। मतलब कि ये क्या होगा, आपका सक्रिय अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। 2 है, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या।
3 है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। 4 है प्रकरणों से संबंधित प्रश्न पूछना। तो नीचे भी आपका क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सार्थक नहीं है। देखिए नहीं का क्वेश्चन पूछा है, आप वहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर देखिएगा, आप नहीं का ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, आप नहीं का ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो सकता है। तो चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि आप बच्चे को क्या करेंगे, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे, मतलब शिक्षार्थी को क्या करेंगे, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगर आप उन्हें कहीं अच्छी जगह घुमाने, पार्क में घुमाने या चीज़ों को ऐसे घुमाने लेके जाएं तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित प्रकरणों को में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। 2 है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। 3 है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। 4 है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है, ठीक है, में विभिन्न प्रकरण में क्या है, एक खंड है। खंड का नाम क्या है, करके देखो। इसे क्या किया गया है, खंड के नाम करके देखो शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य आप क्या कर सकते हो सकता है, इसमें आंसर में बताना आपको। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए अनुभव उपलब्ध कराना मतलब अनुभव क्या है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो आप इसे याद करिएगा। जहाँ पे अनुभव आए तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। 2 है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। 3 है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। 4 है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। फटाफट से आंसर देगा क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने आपको पॉजिटिव वर्ड बताया था, आप पॉजिटिव वर्ड से चीज़ों को बता सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिव वर्ड क्या आपका, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड क्या आपका अवसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो सकता है नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, तो चिड़ियाघर का जो आप भ्रमण करने जा रहे हैं, मतलब भ्रमण करने का क्या कर रहे हैं आप, यहाँ आयोजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रश्न में ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। 2 है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सप्ताह को बदलना। 3 है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। 4 है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ भी आप ट्रिक से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको टैग वर्ड बताया है, क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आप आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया था कि अनुभव पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे किस में अनुभव है देख लीजिएगा, तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अधिगम अनुभव को क्या कर रहा है, उपलब्ध कराना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं आ गया है, तो आप याद रखिएगा नहीं को छोड़िएगा मत, नहीं तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। 2 है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। 3 है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। 4 है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो फटाफट से आंसर देगा क्या होगा इसका। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए नहीं पूछा है तो, और तीनों ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं, लेकिन तो हमारा क्या है
कि परिभाषा याद करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परिभाषा याद करना या किसी चीज़ को रटना क्या है हमारा निगेटिव वर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। 2 है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। 3 है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। 4 है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो हम इसे छोटा कर देते हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन पूरा और ऑप्शन भी देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे पूछा कि आपको उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, अधिक प्रभावी इसमें से कौन ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है ना। चलिए देखते हैं इसका हम संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। तो देखिए संबंधित मुद्दों पर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये इतना सही आंसर हमारा नहीं होगा। तो ये इतना उद्देश्य ये प्रभावी नहीं होगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, 2 है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। चार्ट तैयार करना मतलब ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी हमें पूरा बिल्कुल तरह से ये क्या है, सही नहीं है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या है यहाँ पे, सामूहिक परियोजना लेने के लिए बच्चा समूह में अच्छी तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन देखिए नहीं है, नहीं याद करिएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी के अधिगम रिक्तियों की पहचान। 2 है शिक्षण में कमियों की पहचान। 3 है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। 4 है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ग्रेडिंग और रैंकिंग। कहीं भी देखिए 4 क्या होगा हमारा सही होगा। कहीं भी ग्रेडिंग और रैंकिंग आएगा तो ये हमारा ग्रेडिंग और रैंकिंग क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन तो ग्रेडिंग और रैंकिंग को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि क्या हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी आपको ग्रेडिंग और रैंकिंग आए तो क्या होगा, वो आपका निगेटिव वर्ड होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हैं। ए है खानों का उत्खनन, खुदाई। बी है बांधों का निर्माण। सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी है बांस से टोकरी बुनना। ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर केवल ए। दूसरा है ए तथा बी दोनों। तीसरा है ए बी तथा सी। चौथा है बी सी डी तथा ई। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जंगल का गायब होने का जिम्मेदार है कि आप क्या करें, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। मतलब जो पेड़ से गिरे हुए जो पत्तल है उससे पत्तल बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जिम्मेदार होगा, इससे खनन होगा आपके जंगलों का। ये ऑप्शन गलत होगा। बांस से टोकरी को बुनना, तो आप सभी तैयारी, अगर आप बांस से टोकरी को बुन रहे हैं तो क्या होगा, इससे भी नहीं होगा, ये भी गलत है। आप अगर बांस से टोकरी बुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बाजार से बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, ये चीज़ें दोनों आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जंगल क्या क्या होंगे, गायब होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए और बी दोनों क्या होगा, सही होगा। अगर आप यहाँ पे बांधों का निर्माण करते हैं या खानों का उत्खनन करते हैं या खुदाई करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो जंगल है, जंगल क्या होंगे, धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। यही हमारे जंगल के गायब होने के क्या है, जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांसे के बारे में क्या है, सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कांसा के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति
बनाई जाती है। डी है कि कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे कांसा के बारे में पूछा है, तो अब फटाफट से आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, कांसे को तांबे तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। बी आपका क्या है, सही है। ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, कांसा अत्यंत क्या होता है, मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप कि आपके बी और सी क्या है, बिल्कुल सही है। बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, फिर भोपाल कहाँ आपका मध्य प्रदेश में है, गांधीधाम कहाँ आपका गुजरात में है, और फिर क्या हैदराबाद आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये याद रखिएगा। जानना चाहता है उसे सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में। 2 है पहले पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। 3 है पहले दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में। 4 है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। देखिए यहाँ पे आपको एक एक दिशा से क्वेश्चन आता है और एक जो ये मीटर वाला मानचित्र वाला क्वेश्चन 2 आता है, तो ये हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं और इसका जब हम वीडियो बनाएंगे तो इससे हम आपको बताएंगे कि इसे हल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, पहले पूर्व और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन है। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। ऑप्शन नंबर 1 है 1165 सेंटीमीटर, 2 है 1100 मीटर, 3 है 1500 मीटर, 4 है 1.65 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1.65 किलोमीटर। ये सही होगा। जब हम इसे हल कराएंगे और एक इसका अलग से वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, 2 तिब्बत का, 3 नेपाल का, 4 म्यांमार का। तो सही, अब फटाफट से आंसर देगा क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट किसका किसका भाग है। तो हम देखते हैं जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ये हमारा नेपाल का भाग है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और ये जो है एवरेस्ट पर्वत है नेपाल में क्या, एवरेस्ट पर्वत का नाम क्या है, सागर माथा। क्या नाम है इसका, सागर माथा। ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, सागर माथा है। ठीक। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन है, एवरेस्ट पर्वत मतलब नेपाल सागर माथा दुनिया का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई भी आप लिख लीजिएगा कितनी है, क्योंकि कभी कभी आपकी ऊंचाई भी पूछ देता है। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। सी है जो चल न पाए उसे रोकने के लिए कहना। डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटरिंग पर ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है ए, बी तथा सी, 2 है बी, सी तथा डी, 3 है सी, डी तथा ई, 4 है ए, डी तथा ई। तो इसमें से बताइए कि जब माउंट एवरेस्ट पे आप चढ़ते हैं तो अगर आप एक ग्रुप लीडर है तो आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको आंसर में यही पूछा है। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इनके सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से जाइएगा, ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये हमने चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया है ईवीएस एनसीईआरटी में और आपको प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि मतलब कि ये चैप्टर में क्या क्या है। तो आपको ये जो 15 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन पूछते हैं पेडागोजी के अलावा, आप वहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन का हल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर 1 एक होगा कि अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना। ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है।
बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, बिल्कुल नहीं, आप ग्रुप के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ग्रुप के आगे जाएंगे किसी को कुछ हुआ या वो पीछे छूट गया तो आप कैसे उन्हें देखेंगे। सी है जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, सही है। डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी क्या है हमारा, सही है। ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ठीक है। तो रुकने के लिए तो सॉरी जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं, उनका हम साथ देंगे, उन्हें रुकेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ए डी और ई हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए डी और ई, ठीक है, ए डी और ई हमारा बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे हमारा देखिए आपका सी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि आप उन्हें रुकने के लिए नहीं कहेंगे, वहाँ पे आप उन्हें साथ में लेके चलेंगे और आप सभी रुकेंगे वहाँ पे, तो इसलिए हमारा सी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी यहाँ से जाके वीडियो ईवीएस एनसीईआरटी की वीडियो देखिएगा, नहीं तो मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना के रखा। आप यहाँ से यूट्यूब में जाइएगा और यूट्यूब में जाके आप मेरे चैनल का नाम टेक सीटेड पूजा यादव से सर्च करिएगा। टेक सीटेड पूजा यादव से आप सर्च करेंगे तो यहाँ मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, और यहाँ मेरे चैनल का नाम आ जाएगा। आप यहाँ से चैनल को ओपन करिएगा और सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में हमने आपको यहाँ पे देखिए जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो का हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो आपका ये ईवीएस एनसीईआरटी का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें 12 वीडियो हैं। आप इन्हें ओपन करिएगा और यहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो को पढ़िएगा। आपके 15 मार्क्स के वीडियो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।